आज की स्टोरी हमारी बहुत ही मस्त-मस्त वाली इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर एक प्ले बॉय लड़के के सोल को हो जाता है एक इनोसेंट गर्ल से प्यार और तब वो उसे एक फेमस हीरोइन बनाता है। लेकिन क्या वो हीरोइन उसके प्यार को समझ पाएगी क्योंकि वो था तो एक प्ले बॉय ना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक हाई एंड पार्टी को देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर कहानी की हीरोइन जीजे आती है। उसे यिनयान नाम की गर्ल परेशान कर रही थी, बुली कर रही थी। जीजी का कहना था कि भाई मैं तुम्हारे फियांसे के पीछे नहीं हूँ, वो खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ था कॉलेज में। अब जीजी यहाँ पर अमीर हो करके भी गरीब थी सबके सामने क्योंकि उसके फादर उसे प्यार नहीं करते थे। उसी पार्टी में ली भी आया हुआ था, वो इस कहानी का हीरो था और वो अलग ही एंजॉय कर रहा था। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। नियान यहाँ पर जीजी को कहती है, मैं तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं करने वाली, तुम मेरे फियांसे को अब भी पटाने का कोशिश कर रही हो। अगर तुम यहाँ पर घुटने के बल होकर के जीजी यहाँ पर अब बहुत ही गरीब थी, किसी का उसको सपोर्ट नहीं था, तो जैसा नियान कह रही थी, उसे ऐसा करना पड़ता है। वो यहाँ पर नील डाउन करके उसे माफ़ी माँग रही होती है, लेकिन इतने में भी यहाँ पर नियान को चैन नहीं था। वो अपने हाथ का रिंग खोलती है और स्विमिंग पूल में फेंक देती है और बोलती है कि जाओ इसे ढूँढ करके निकालो और अगर तुमने ये कर दिया, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। जीजी यहाँ पर ज़्यादा नियान से पंगे नहीं लेना चाहती थी। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती थी, तो वो उसके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती थी। इसी वजह से वो रिंग भी जा कर के लाने के लिए रेडी हो जाती है। एक तरफ जीजी स्विमिंग पूल में जंप करती है वो रंग ढूंढने के लिए और दूसरी तरफ ली भी उसी स्विमिंग पूल में गिरता है। उसका सर स्विमिंग पूल से टकराता है और ब्लीडिंग होने लगती है और वहां पर वो कोमा में चले जाता है। ये बात किसी को पता नहीं था। जीजी तो वो रिंग ढूंढ करके निकाल देती है, नियान को देते हुए कहती है, मैंने ये तुम्हारा रिंग ढूंढ लिया। और दूसरी तरफ वो लोग यहाँ पर ली को जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकालते हैं। उसके सर से बहुत सारा खून बह रहा होता है। वो लोग उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वहाँ पर उसका जीजा भी इस सिचुएशन में था, तो वो ली को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जीजी को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। 3-4 दिनों बाद जीजी अपना सेकंड फीमेल लीड का काम कर रही होती है और ये गर्ल जो कि जीजी से जेलस होते रहती थी, फर्स्ट फीमेल लीड थी, वो जानबूझ के जीजी को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही होती है। फिर भी सब कुछ जीजी यहाँ पर झेल रही होती है और वहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं ली के सोल को। ली की बॉडी तो हॉस्पिटल में थी और यहाँ पर ली का जो सोल है वो जीजी के सामने होता है, लेकिन जीजी के अलावा उसे कोई और नहीं देख पाता है। शुरुआत में तो जीजी समझ नहीं पाती है कि एक्चुअल में वो एक सोल है, बट वो उसे कहता है कि मैं एक सोल हूँ और वो जीजी के अलावा किसी और चीज को भी टच नहीं कर पा रहा होता है। वो उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़की को सबक सिखाना चाहिए, ये बेवजह तुम्हें थप्पड़ मारे जा रही है। लेकिन ली का जीजी को हेल्प करने के पीछे एक बड़ा रीजन था। वो फ्लैशबैक में सोचता है कि जब वो स्विमिंग पूल में ऐसे कूदा था तो उसका सर यहाँ गलती से पानी से पत्थर से टकरा गया था, जिस वजह से कि अब उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर है। लेकिन जितनी बार वो लड़की जीजी को थप्पड़ मार रही थी, ली की सोल उस पेन को फील कर पा रही थी, तो वो समझ जाता है कि ली का सोल जो है वो जीजी से कनेक्टेड हो चुका है और जीजी को सेफ रखना ज़रूरी है। अगर जीजी को कुछ हुआ तो उसकी बॉडी भी ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ कर के चली जाएगी, मतलब उसका सोल गायब हो जाएगा। और वो यहाँ पर जीजी को ये बात ना बता कर के कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ना जस्टिस दिलाने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। मैं किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। अब जीजी सोचती है कि चलो ठीक है भाई, उसको हेल्प करने दो। वो उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है और इसके बाद दे थप्पड़ पे थप्पड़ उस लड़की की पिटाई करता है। हालाँकि जीजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। जब वो उस लड़की को खींच कर के थप्पड़ लगाती है, तो वो भी काफ़ी डर जाती है। सारे क्रू मेंबर्स इसी को घूरने लगते हैं कि उसे थप्पड़ कैसे मार सकती है। वो तो फीमेल लीड है इस स्टोरी की। जीजी उसे कहती है कि तुम नई इस इंडस्ट्री में आए लड़कियों को बहुत ही परेशान करती हो। तुम्हें ये सबक तो मिलना ही चाहिए था। ली जीजी के बॉडी से निकल जाता है। अब जीजी देख रही होती कि उसने कर दिया है कांड। उसे इस ड्रामा से निकाल दिया जाता है। उसका मैनेजर जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम उसकी पिटाई कैसे कर सकती हो? इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए जॉब का अरेंजमेंट किया था। वो लड़की जीजी पर गुस्सा निकाल रही होती है, लेकिन उसके मैनेजर उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर के जाती है। अब जीजी उस मैनेजर को रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो मैनेजर कहाँ ही सुनने वाला था। वैसे भी उसे यहाँ से जॉब से निकाल दिया गया था। ली यहाँ पर आता है, जीजी उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने मुझे हेल्प करने के लिए कहा था, मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए नहीं।
और देखो तुमने मुझे यहाँ से निकलवा दिया, अब मैं क्या करूँगी इतनी मुश्किल से। मुझे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला हुआ था। ली उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है वो उससे कहता है कि फीमेल लीड, सेकंड फीमेल लीड इतना क्यों इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? जीजी कहती है, "एक तो मुझे इस इंडस्ट्री में कोई ब्रेक नहीं दे रहा, कोई जॉब नहीं देता है। तुम्हें क्या पता है न्यू कमर्स के साथ कितनी मुश्किलें होती हैं और ऊपर से मैंने इतनी मुश्किल से ये जॉब का अरेंजमेंट किया था, मुझे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला था और तुमने मेरे लिए इतनी मुश्किलें खड़ा कर दी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ, मैं इस तरीके से कैसे ही यहाँ पर चीज़ें अपने लिए सॉल्व कर सकती हूँ।" सबके सामने वो यहाँ पर ली से बात कर रही थी, तो आस-पास गुज़रने वाले लोग उसे पागल ही समझते हैं कि केवल जीजी ही यहाँ पर ली को देख पा रही थी। अब ली ने ये कांड जीजी का बिगाड़ा था, तो वो उससे कहता, "अच्छा बाबा ठीक है, चलो मैं तुम्हें थोड़े सॉल्यूशन देता हूँ।" जीजी को यहाँ पर सबसे पहले पैसे चाहिए था, तो वो उसके मैटर में उसका हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो उसे अपनी ही कंपनी जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि जीजी जब जाती है तो वो लोग उसका ऑडिशन लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक न्यूकमर है। जीजी बहुत जगह ट्राई करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। ली सोचती है कि मेरी कंपनी तो न्यूकमर्स को भी इक्वली ट्राई करने का मौका देती है, चांसेस देती है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? लगता है कि मेरी पीठ पीछे काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब उसे भी धीरे-धीरे इस दुनिया की रियलिटी पता चलने लगी थी। वो बहुत ही अमीर था, तो उसे ये चीज़ें कहाँ ही पता होती थी। और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस भी था। इसी वज़ह से उसके कोमा में जाने की बातें किसी को नहीं बताई गई थी। जीजी यहाँ पर अपने डैड और अपने सौतेली सिस्टर को देखती है जहाँ पर कि वो उसे सपोर्ट कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि जीजी भी इसी इंसान की बेटी है। ली को भी नहीं पता था। लेकिन अपनी बहन को इस तरीके से सपोर्ट करते हुए देख कर के जीजी को बुरा लगने लगता है। उसने क्या गलत किया है जो उसके डैड ने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया? और जीजी को ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है और उसे सारी चीज़ें खुद ही सँभालनी पड़ती है। उसे घास-फूस खाता हुआ देख कर के ली पूछती है कि तुम ये क्यों खा रही हो? जीजी कहती है तुम्हें नहीं पता हम हीरोइन्स हैं और हमें स्लिम ट्रिम बन के रहना पड़ता है। इसके लिए घास-फूस तो खाना ही पड़ेगा ना। ली सोच रहा होता है कि बेचारी को दूसरी तरफ ये कोमा में जाने वाला बात जब ली का जीजा यहाँ पर इस तरीके से उसके डैड मॉम को बताता है, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर रिपोर्टर्स भी आने लगे थे। जैसे-तैसे करके उन रिपोर्टर्स को बाहर ही रखा जाता है ताकि ये बात बाहर ना आए। वो उसके जीजा से सारी बात पूछ रहा था कि आखिरकार वो पार्टी वाली रात क्या हुआ था। तो उसे बताता है कि स्विमिंग पूल में वो तैरने के लिए गया था और स्लिप करके नीचे गिरता है और उसका सर ऐसे बाहर बने स्टेयर्स पर टकरा जाता है। उसके मॉम-डैड उसके लिए काफ़ी परेशान थे। ली अपने मॉम-डैड को परेशान देख कर के परेशान हो जाता है। जीजी कहती है तुम लोगों का सही है ना, तुम लोग इतने अमीर हो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। ली कहता है तुम्हें हमारे लाइफ़ के प्रॉब्लम्स का पता नहीं है। उसे याद आता है कि वो जीजी का पैसे के मैटर में कैसे हेल्प कर सकता है। वो जीजी को अपने घर चलने के लिए कहता है। जीजी कहती है तुम्हें यहीं मुझे लेके आना था, लिटरली तुम्हारे घर। ली कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें फ़िक्र करने की क्या ही ज़रूरत है। उस समय घर पर कोई नहीं था। वो यहाँ पर जीजी को अपने सेल्फ के पास चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि उसके कार्ड्स वगैरह रखे हुए थे, वो उनमें से एक ब्लैक कार्ड उसे लेने के लिए बोलता है, ताकि उसमें बहुत सारे पैसे हो तो जीजी यहाँ पर उनसे चीज़ों की पेमेंट कर सके। लेकिन जीजी सोच रही थी कि यार ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, ये तो एक घर में चोरी करने के जैसा हुआ ना। ली कहता है चोरी कैसे हुआ? मेरी सोल है ना तुम्हारे साथ और मैं ही तो तुम्हें कुछ पासवर्ड्स वगैरह बता रहा हूँ सेल्फ का, तो फिर ये चोरी कैसे हुई? जीजी ली के कहने पर उसका वो कार्ड ले लेती है। वो दोनों अभी वहाँ से निकल ही रहे थे कि ली का जीजा इधर आने लगता है। अब वो ली को तो नहीं देख सकता था, लेकिन यहाँ पर जीजी को तो देख ही सकता था ना, तो जीजी को जल्दी-जल्दी छुपना पड़ता है। वो यहाँ पर आता है तो उसे थोड़ा-सा अजीब ज़रूर फ़ील होता है, लेकिन अब वो ली को देख नहीं सकता था तो क्या ही कर सकता है। वहाँ पर वो जीजी के शूज़ देख कर के सोच रहा था कि कहीं वापस उसने किसी और गर्ल को घर पे तो ला कर के नहीं रखा है, लेकिन उसे जीजी कहीं नहीं दिखती है। जीजी इस तरीके से सोफ़ा के पीछे छुपी हुई थी। उसके जीजा के वहाँ जाने के बाद लियो उसे बताता है, मेरे घर में सिर्फ़ कुछ ही लोग हैं अपने जो कि एक्चुअल में मेरा केयर करते हैं। और फिर उसके जीजा को उसे डाउट होता है कि कोई और लड़की तो यहाँ पर नहीं ना है, लेकिन ढूँढने के बाद भी वो उसे नहीं ढूँढ पाता है, तो फिर वहाँ से चले जाता है। जीजे को थोड़ा-सा बुरा लग रहा था कि वो ली के घर से ऐसे कार्ड ले रही है, लेकिन एक्चुअल में उसे पैसे की ज़रूरत तो थी और ली यहाँ पर उसका हेल्प ही तो कर रहा होता है।
ली की तबीयत को देखते हुए उसकी मॉम की खुद की तबीयत भी खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी। ये सुनते ही ली वहाँ से परेशान होकर के जाने लगता है। जीजी सोचती है कि शायद वो अपने फैमिली वालों से सही में बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है और धीरे-धीरे वो ली के कैरेक्टर को समझने लगी थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका जीजा यहाँ पर घर के सीसीटीवी फुटेज को मंगाता है चेक करने के लिए, क्योंकि उसे डाउट था कि कोई ना कोई घर में तो ज़रूर था, कुछ तो वियर्ड था। इधर जीजी ली को लेकर के जाती है ली जीजी को लेके जाता है शॉपिंग कराने के लिए और उसने उसके अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। वहाँ पर वो ऐसे कहता है, सबसे पहले तुम्हें एक महँगा हैंडबैग खरीदना होगा। जीजी कहती है, मैं ये सिंपल कपड़े पहन कर के अगर ब्रांडेड हैंडबैग लूँगी तो क्या कोई बात मानेगा? नहीं ना। वो ये फ़ेक लेकर के बैग घूमा करती थी, क्योंकि उसे अपना रेपुटेशन भी तो बनाना था ना, ऐसे एंटरटेनमेंट की दुनिया में। तो फिर इस तरीके से ली जीजी को सबसे पहले शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो बताती है कि एक्चुअल में वो ली की गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। तभी वहाँ पर निहान अपनी चमचियों को लेकर के आ जाती है और वह जीजी का मज़ाक उड़ाने लगती है कि इतने सस्ते कपड़े पहन कर के तुम ब्रांडेड शॉप में क्या कर रही हो? लगता है कि पहले का इंसल्ट नहीं बोला तुमने और तुम वापस से अमीर बनने के सपने देख रही हो। वो उसके बॉयफ्रेंड को लेकर के अभी भी ताना मार रही थी। लियो से कहता है, तुम्हें इसे सबक सिखाना ही होगा। अरे तुम्हारे बस का नहीं है, मुझे मौका दो, मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करके इसे सबक सिखाता हूँ। तो फिर जीजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसे अलाउ कर देती है। ली यहाँ पर जीजी को पोजेस कर लेता है और अब वो उसे कहता है, सुन बे, ऐसा है ना कि तेरा भी एक मेरे पीछे पड़ा था, मैं उसकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखती, मैं उस कचरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम्हें पता है मेरा फिलहाल का बॉयफ्रेंड कौन है? ली का नाम तो सुना होगा ना, वही है। नियान हँसने लगती है और कहती है, ली जैसा बंदा तुम्हारी जैसी लड़की को भाव देने वाला है, ये तो चांस ही नहीं है। तो वो हेल्पर वहाँ पर आती है और कहती है, लीजिए मैडम, आपका बैग पैक हो गया है। जब यहाँ पर जीजी उस हेल्पर को ली के कार्ड से पेमेंट करती है, फिर जाकर के नियान का शकल देखने लायक था। वो समझ जाती है कुछ ना कुछ तो ली और जीजी के बीच में ज़रूर चल रहा है। फिर भी वो जीजी का मज़ाक उड़ाते हुए कहते हैं, ली प्लेबॉय है, तुम्हारी जैसे हज़ारों उसके आगे-पीछे घूमती हैं। तुम्हें क्या लगता है 4 दिन की चाँदनी में तुम सही में उसकी रियल गर्लफ्रेंड बनने वाली हो? वो तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तो इस बात पर जीजी उसे जवाब देती है, चलो कम से कम मैं इस लायक तो हूँ कि वो मेरे साथ कुछ दिन टाइम पास कर रहा है। उसने तो तुम्हें भाव भी नहीं दिया था, याद है ना? तब तो फिर तुम अपने प्रेज़ेंट बॉयफ्रेंड के पास गई थी। ये सुनते ही रियान को यहाँ पर काफ़ी इंसल्ट होने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ली जीजी की बॉडी से निकल जाता है। जीजी उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है। उसके फादर और जीजी के बीच कभी नहीं बनती थी, तो जीजी उसका फ़ोन नहीं उठाती है। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे कॉल करता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी एक डायरेक्टर के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। जाओ वहाँ पर जाकर के मिल लो। वो खुश होके फ़ोन रख देती है। ली उसके साथ जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे पता था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होने वाला है। इधर जीजी खुश थी कि शायद उसे कुछ नए रोल्स मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो मैनेजर नियान को कॉल करके कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है और वो डायरेक्टर यहाँ जीजी को परेशान ज़रूर करेगा। शाम में जीजी मैनेजर के बुलाने पर उन लोगों के साथ डिनर करने के लिए जाती है। थैंकफुली वहाँ पर ली भी उसके साथ गया होता है और वो समझ रहा था कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन जीजी इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है। उसका जो मैनेजर था इतना बदमाश था कि उसने जीजी के ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था और वो लोग जीजी को ड्रिंक करने के लिए बोल रहे होते हैं। ली के मना करने पर भी जीजी को वो ड्रिंक करना पड़ता है। वो सोचती है कि शायद ऐसा करने से वो लोग उसे जॉब ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जीजी जैसे ही वो ड्रिंक करती है तो वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और वो लोग अब इसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर ली जीजी के बॉडी को पोजेस कर लेता है और इसके बाद उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई लगाता है। डायरेक्टर का, मैनेजर का, सबका वो पिटाई लगा रहा था और उस मैनेजर को कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाली, तुम अपने आर्टिस्ट को सेल करते हो। उस डायरेक्टर की भी पिटाई लगाता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, लेकिन उसका जो मैनेजर था वो गुस्से में उठता है और शीशे का एक ग्लास लेकर के जीजी के सर पे मारता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ली की सोल जीजी के बेहोश होते ही अपने बॉडी में पहुंच जाती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके फादर ली के साथ थे। उसका जीजा उसे कह रहा होता है कि ये कोमा में है, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, अब घर जाओ, आप 2-3 दिनों से यहीं पर हो। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ।
उसका जीजा कहता है ठीक है तो फिर इसका ख़्याल रखिए, मैं कंपनी सँभालता हूँ। वो फिर कंपनी देखने के लिए चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर उसके डैड ली के साथ थे और ली की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है। वो होश में आते ही कहता है जा कर के जीजी को सेव करिए। उसके फादर ये सुन कर के पुलिस को कॉल कर देते हैं और उस प्लेस पे एक लेडी पुलिस पहुँच जाती है। थैंकफुली वो लोग यहाँ पर जीजी को कुछ कर नहीं पाए थे और वो यहाँ पर देखते ही समझ जाती है ये लोग क्या कर रहे हैं। उन सबको ऐसे पकड़ के जेल लेकर के जाया जाता है क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे। दवा दे कर के जीजी का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर इस तरीके से जो है जीजी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। जीजी को होश आता है तो वो समझ जाती है कि ली ने उसकी जान बचाई होगी। नर्स से वो पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची? तो वो कहती है कि पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हें यहाँ पे लेकर के आई हुई थी। आप कन्फ्यूज़ कि पुलिस इसे कैसे लेकर के आ सकती है? वो ली को ढूँढ रही थी, ली बगल वाले बेड पर था। वो उससे कहती है मुझे पता था कि तुम मेरी जान ज़रूर बचा लोगे। ली कहता है इस बार मैंने नहीं मेरे डैड ने तुम्हारी जान बचाई है। जीजी पूछती है तुम्हारे डैड? कैसे? वो तो मुझे जानते भी नहीं हैं। लियो से कहता है कि जब तुम्हें सर पर चोट लगा था, तुम बेहोश हुई थी, तो मेरी सोल कुछ देर के लिए मेरी बॉडी में एंटर कर गई थी। उस समय मेरे डैड मेरे सामने थे और मैंने मेरे डैड को तुम्हारी जान बचाने के लिए बोला था। उससे कहती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हम फिर से ट्राई करते हैं, तुम्हारी बॉडी मेरे अंदर रहेगी सोल और अगर मुझे हर्ट होता है तो तुम्हारी सोल अपनी बॉडी में एंटर कर सकती है। लियो से कहता है पागल हो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम सच में इतनी इनोसेंट हो या इनोसेंट होने की एक्टिंग करती हो? मुझे तो कभी-कभी समझ में ही नहीं आता। जीजी कहती है कि इस तरीके से तुम्हें मुझे जो समझना है समझ सकते हो। वो दोनों अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर ली के डैड आ जाते हैं जीजी को देखने के लिए। ली के डैड को देख कर के जीजी भी थोड़ा शॉक थी क्योंकि वो शहर का रिचेस्ट इंसान है और वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि ली और जीजी के बीच में क्या रिलेशन है। वो उसे कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं, आप ऐसा कह सकते हो। वो ये नहीं बताती है कि वो दोनों एक्चुअल में इस तरीके से बॉस और एम्प्लॉय का कौन-सा गेम खेल रहे हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि तो तुम चाहो अगर तुम ली की फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ और तुम्हें अच्छा खासा पोजीशन मिल जाएगा हीरोइन का। ली उसे मना करने के लिए कहता है अपने डैड को मना करो, तुम्हें अपने दम पर उसे पाना है। जी उसे मना कर देती है और कहती है कि थैंक यू मुझसे पूछने के लिए लेकिन मैं एक्चुअल में खुद अपने दम पर ये चीज़ें करना चाहती हूँ। तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो इस तरीके से कहते ठीक है अगर तुम्हें लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछना ज़रूर। वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। वो कहती है कि तुमने अपने डैड से मुझे हेल्प क्यों नहीं लेने दिया? वो कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और मैं यहाँ पर तुम मुझ पे भरोसा करो, मैंने कहा है ना कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक टॉप की हीरोइन बना दूँगा, तो बस बना दूँगा। सिर्फ़ कुछ टाइम तक मैं जैसा कह रहा हूँ, तुम वैसा करते जाओ, तो फिर देखना ज़रूर ही तुम यहाँ पर काफ़ी टॉप की हीरोइन बन जाओगी। उसे उसके डैड का कॉल आता है, उसके डैड से उसे मिलने के लिए जाना पड़ता है। जहाँ पर कि उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उसके बारे में जीजी के बारे में न्यूज़ आ रहा था, वो डायरेक्टर वाला। इस बात पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी असली बेटी तो हूँ ना, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है क्योंकि तुम्हारी मॉम भी एक एक्ट्रेस थी और फिर वो लास्ट में पागल हो गई, तुम्हें पता है ना और उन्होंने पागलखाने में अपनी जान ले ली और तुम भी वही बनना चाहती हो। जीजी कहती है, "अच्छा और आपने जो इसके बाद मिस्ट्रेस लेकर के आई, मेरी बहन भी तो वही बनना चाहती है ना? आप तो उसे हमेशा सपोर्ट करते हो, उसे रिसोर्सेज़ दिलाते हो, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करना है, नहीं सही, मैं खुद अपनी मॉम की तरह एक टॉप की एक्ट्रेस बन कर के दिखाऊँगी।" उसके डैड जीजे को इन सारी चीज़ों से अलग रखना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कभी-कभी जो चीज़ें हमें अच्छी दिखती हैं, वो अच्छी नहीं होती हैं और जो चीज़ें बुरी दिखती हैं, वो बुरी नहीं होती है। कहानी के एंडिंग में आपको इस बात की असलियत पता चलने वाली है। दोनों के बीच लड़ाई होता है और जीजी गुस्सा करके घर से बाहर निकल जाती है, ये सोचते हुए कि उसकी मॉम ने बहुत कुछ झेला है। लेकिन क्या उसकी मॉम एक्चुअल में पागल हो गई थी और वो जीजी को मारना चाह रही थी? उसके डैड ने उसकी जान बचाई थी या फिर कहानी कुछ और ही है? वो हमें आगे रियलिटी पता चलेगा। ली इसी के पीछे-पीछे जाता है। उसे भी उसकी कहानियों के बारे में पता था। उसकी बहन जीजी का मज़ाक उड़ाती है। जीजी कहती है जाओ अपने डैड को सँभालो, वैसे भी तो तुम ही इस घर की इकलौती बेटी हो।
जीजी बाहर बहुत सैड थी, ली उसे कहता है, "अब मैं तुम्हें इस तरीके से सैड नहीं देख सकता। तुम्हारे डैड के साथ नहीं बनता है, तो कोई बात नहीं। मैं अब जब तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर तुम्हें किसी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तुम मेरे साथ कर सकती हो। 1 साल में मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बना दूँगा, लेकिन मैं जैसा कहूँगा, वैसे तुम्हें करना पड़ेगा और कभी-कभी खुद की बॉडी को मुझे देना पड़ेगा, ताकि मैं उसे प्रोसेस करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ।" जीजी यहाँ पे ली के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ से इनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट होने वाली थी, ये बात जीजी को पता नहीं था। ली जीजी को अपनी कार में एक पार्टी में जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि उसे इनवाइट मिला था। वो लोग नियान की चमची लोग थे। उन लोगों ने 2 दिन पहले जीजी को अपनी पार्टी में बुलाया था, इसलिए क्योंकि उन्हें पता चला था कि ली की गर्लफ्रेंड है जीजी। वहाँ जाने के लिए ली अपने पैसों से जीजी के लिए एक महँगी ड्रेस खरीदता है और उस लड़की के लिए एक बहुत ही महँगा गिफ्ट खरीदता है, क्योंकि उसे पता था ऐसी दुनिया में एंटर करने के लिए हमें यहाँ पर महँगी चीज़ें सामने वाले को गिफ्ट करना पड़ता है, तभी उस हिसाब से हमें भाव मिलता है। जीजी को ये 3-5 करने नहीं आता था, वो सिंपल लड़की थी। इस तरीके से वो उसकी कार से वहाँ एंट्री लेती है, तो सबको धीरे-धीरे भरोसा होने लगा था कि जीजी ली की गर्लफ्रेंड है। वो जीजी को वैसे ही बिहेव करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी नियान अपने फियांसे यानी जीजी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आ जाती है। वो जीजी को बुली करने का कोशिश करती है, तो जीजी उसे रोक देती है और कहती है, "1 सेकंड, मैं यहाँ इन्विटेशन पर आई हूँ, यूँ ही मुँह उठा कर के नहीं आ गई।" और यहाँ पर उसका एक्स उसे देख कर के सोच रहा था कि ये तो वैसे भी काफ़ी प्रिटी हो गई है, अमीर होती तो मैं इसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। नेहान यहाँ पे प्राउड शो कर रही थी कि उसने इस कचड़े को पा करके कौन-सा तीर हासिल कर लिया है। यहाँ पर जीजी ली के कहने पर उसी टोन में बात कर रही होती है और कहती है, "आई नो तुम्हें जेलस हो रहा है, मैं ली की गर्लफ्रेंड हूँ, बट कोई नहीं, होता है, तुम्हारे पास भी तो तुम्हारा कचरा है ना, उसी के साथ तुम खुश रहो।" अब वो ऐसे बुलवा रही होती है और जीजी को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे उसकी मुश्किलें बढ़ रही थी। तभी वहाँ पर ली का जीजा आ जाता है। निहान जानबूझ के कहती है कि जीजी खुद को ली की गर्लफ्रेंड बता रही है, तुम्हें इस बारे में पता है क्या? वो कहता है, नहीं मुझे तो ली ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे कि मुझे भरोसा हो सके कि एक्चुअल में तुम सच में मेरे साले ली की गर्लफ्रेंड हो। अब वहाँ पर वो उसे कहती है, सोच लो, क्या तुम श्योर हो कि वो तुम सबके सामने सुनना चाहोगे? वो उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं? यहाँ पर जानबूझ करके ली उसे कुछ ऐसी फ़नी पर्सनल बातें बताता है, जो कि केवल उन दोनों के बीच सीक्रेट था। अब सबके सामने वो बातें आने से यहाँ पर ली को काफ़ी मज़ाक यहाँ पर उड़ने लगता है, लेकिन वो इन चीज़ों को कन्फर्म कर देता है कि जी, जी, एक्चुअल में ली की गर्लफ्रेंड है। और फिर वो इस तरीके से उसे कहता है, हाँ, हाँ, ठीक है, जी, जी, ये उसकी गर्लफ्रेंड है। बट वो सोच रहा होता है, ली ने इस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया कब? उसने तो इस बारे में हमें कभी नहीं बताया था। जीजी का एक्स अब भी उसे ताड़े जा रहा था, तो नेहान उस पर भड़कते हुए कहती कि अगर तुमने मुझे धोखा देने का कोशिश भी किया, तो तुम्हें पता है कि मैं खड़े-खड़े तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने का ताकत रखती हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे धोखा देने के बारे में तो सोचना भी मत। अब वो डरा-सा महसा अफ़सोस कर रहा होता है कि उसे जीजी को ही चूज़ करना चाहिए था। कम से कम वो इस तरीके की ड्रामा तो नहीं करती। जब उसे जीजी से अकेले में मिलने का मौका मिलता है, तो वो उसे कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। नेहान बहुत ही बुरी लड़की है और मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहना चाहता हूँ। और जीजी यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। सिर्फ़ उसके बाद की बकवास को सुनी जा रही थी। ली की सोल यहाँ पर आती है और वो जीजी को कहती है, ये क्या कर रहा है? जीजी उससे कहती है, शायद इस गधे को अफ़सोस हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात से भला क्या ही मतलब है। तभी हम लोग देखते हैं कि निहान और कुछ और लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और वो लोग यहाँ पर उसके एक्स को इस तरीके से जीजी को बोलते हुए सुन लेते हैं। निहान उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो बहाना कर रहा होता है कि यहाँ पर इस तरीके से जो है जीजी की गलती है और वो मुझे पटाने का कोशिश कर रही है, लेकिन जीजी ने यहाँ पर उसके वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ आने से पहले ली ने उसे एक वॉइस रिकॉर्डर खरीदने के लिए बोला था। उस वॉइस रिकॉर्डर से वो सुना रही होती है कि किस तरीके से उसका एक्स खुद यहाँ पर आकर के उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसमें जीजी की कोई गलती नहीं है। अब वो यहाँ पर जब इन चीज़ों को प्रूफ कर देता है, तो फिर सबके सामने जा करके भी निहाल यहाँ पर जीजी को बुली नहीं कर पाती है और इस तरीके से वो उसे अपना एंगेजमेंट तोड़ लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे चीट नहीं करोगे। अब कोई भी यहाँ पर जीजी को गलत नहीं समझता है, जीजी वहाँ से निकल जाती है। पार्टी के होस्ट आकर के जीजी से माफ़ी माँगते हुए कहती है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही ऊँच-नीच हो गया। जीजी कहते हैं, अरे तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने थोड़ी ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें की हैं, जाओ जाकर के अपनी पार्टी एन्जॉय करो। फिर जीजी वहाँ से लौटने लगती है, तो उसे इस तरीके से
कॉल आता है यहाँ पर एक प्रोड्यूसर का जो कि उसके साथ काम करना चाहता था। ली उसे कहता है ओके बोलो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो जीजी उसे ओके बोल देती है और वो उसके साथ जाता है। जहाँ पर कि उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल रहा था, लेकिन वो थोड़ा टफ था क्योंकि यहाँ पर वो एक तो वो बदमाश लड़की इसकी हीरोइन होने वाली थी और दूसरा कि उसे कुछ स्टंट्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। फिर भी चीज़ें यहाँ पर इस जॉब को लेने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि ये उसे एक अच्छा मौका मिल रहा था। ली उसे कहता है मैंने कहा था ना ये तो बस तुम्हारे अच्छे दिन की शुरुआत है, देखते जाना मैं तुम्हें टॉप पर कैसे पहुँचाता हूँ। अगले दिन से जीजी अपना सेकंड फीमेल लीड के काम में लग जाती है। वहाँ पर उसकी दोस्ती कुछ अच्छे लोगों से हो जाती है और कुछ लोग यहाँ पर जीजी से जेलस भी फील कर रहे थे। धीरे-धीरे दिन बीत रहे होते हैं और जीजी भी अब धीरे-धीरे फेमस हो रही थी। इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोवर बढ़ रहे होते हैं। वो बहुत ही खुश थी। उसे खुश देख कर के ली कहता है थोड़े से फॉलोवर ही तो बढ़े हैं। इसमें इतने खुश होने वाली कौन सी बात है? जीजी कहती है वो तुम नहीं समझोगे। ये मेरे लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। तभी वहाँ पर वो गो नाम के एक एक्टर से मिलती है और वो खुद आकर के उससे बात करता है, उससे अपना नंबर-वंबर भी शेयर करता है। जीजी सोच रही थी कि मैं इससे पहले भी मिली हूँ क्या? मैं उसे पहचानती हूँ क्या? वो यहाँ पर इनडायरेक्टली उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रहा था और जीजी इस बात को समझ नहीं पाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद जीजी को याद आता है, 1 साल पहले मेरा मैनेजर उससे पार्टी में बात कराने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। लियो से कहता है अब तुम फेमस हो चुकी हो ना डार्लिंग, इसलिए चीजें बदल रही हैं। लोग अब खुद आएंगे तुमसे बात करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिजी अपना गाना वाना यहाँ पे प्ले कर रही थी, तभी वही बदमाश एक्ट्रेस जो कि कहानी की शुरुआत में जिजी को परेशान कर रही होती है, यहाँ पर आ जाती है। उसका लीड फीमेल लीड का काम था। जिजी को देख करके उसका मुंह बन जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जीजी को कहती है उफ इसे झेलना ही पड़ेगा। जीजी के भी कुछ यही थॉट्स थे, इसे झेलना ही पड़ेगा। वो लोग अपना शूटिंग करने के लिए जाते हैं। वो 2-3 घंटे पहले ही बोर हो चुकी थी। उसका कहना था कि पैकअप करते हैं। अब उसका फ़िलहाल का बॉयफ्रेंड ने इस कहानी में इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए ये लोग मना भी नहीं कर पा रहे होते हैं। डायरेक्टर का कहना था कम से कम कुछ तो पार्ट यहाँ पर तुम शूट करा दो। अब इस तरीके से वो कह रही थी ठीक है ये थप्पड़ मारने वाले सीन को मैं शूट कराती हूँ। थप्पड़ मारने वाला सीन स्टार्ट होता हुआ पहले की तरह से जानबूझ करके ज़्यादा थप्पड़ मार रही थी, तो डायरेक्टर यहाँ पे भड़क जाता है और कहता है ऐसे यहाँ पर नहीं चलेगा। साफ दिख रहा है कि तुम अपना पर्सनल ग्रज यहाँ पर क्लियर कर रही हो। शांति से काम करना है करो वरना जा सकती हो। अब डाँट सुनने के बाद वो जाकर के अपने बॉयफ्रेंड को कंप्लेन कर देती है कि यहाँ पर मुझे लोग बुली कर रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है अच्छा ठीक है, कुछ टाइम रुको मैं तुरंत ही सेट पर आ रहा हूँ। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर आता है और कहता है मैंने इस कहानी में 20 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और तुम लोग मेरी ही गर्लफ्रेंड को बुली कर रहे हो। डायरेक्टर उसे समझाने का कोशिश करता है कि हम उसे बुली नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो यहाँ पर दूसरे लोगों को बुली कर रहा है। लेकिन वो उसे कहता है अगर जीजी को तुम लोग इस ड्रामे से नहीं निकालोगे तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लूँगा। ली यहाँ पर जीजी को प्रपोज़ करता है और इस ड्रामा के अकाउंट में 40 मिलियन रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है अब तुम निकलो यहाँ से, ठीक है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर काम करना होगा, तो अब जीजी के अंडर काम करना होगा। मैंने तुमसे डबल पैसे इस ड्रामा में इन्वेस्ट किए हैं। वो लोग देख के शॉक कि जीजी के पास इतने पैसे कहाँ से हैं? जीजी कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड ली को बोला था, उसने तुम्हारे ड्रामे में इन्वेस्ट किया है। अब सब यहाँ पर लिली को अलग तरीके से ही देखने लगते हैं और उसे कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगते हैं, क्योंकि भाई अब उसने 40 मिलियन इस ड्रामा में इन्वेस्ट किया है। और उस लड़की के बॉयफ्रेंड का तो शक्ल देखने लायक था। जी, जी। यहाँ पर ली को थैंक्स बोलती है। उसने एक्चुअल में उसकी एक और प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर दी। वो उसे बोलती है कि एक बार मैं बड़ी हीरोइन बन गई ना तो मैं तुम्हारे सारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे लौटा दूँगी। उसकी मेकअप आर्टिस्ट उससे पूछती है कि तुम्हारा और अली का क्या रिलेशन है? वो हँसते हुए कहती है अगर मैं कहूँगी कि मेरा अली से कोई रिलेशन नहीं है तो क्या तुम भरोसा करोगी? वो कहती है ये तो पॉसिबल नहीं है, उसने तुम्हारे कहने पे 40 मिलियन इस ड्रामा में डाले हैं। जीजी सोच रही होती है कि क्या सब उसे ली की वजह से इतना भाव दे रहे हैं, ये फैक्ट तो था। लेकिन जीजी अपना नाम बनाना चाहती थी, वो यूँ ही हर वक़्त किसी पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकती थी ना। यहाँ पर अब जीजी को फर्स्ट फीमेल लीड का रोल दे दिया जाता है, उस लड़की को निकाल दिया गया था इस ड्रामा से। लेकिन वो इस चीज़ का घमंड नहीं करती है। वो कहती है, "अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा कैपेबल कोई है जो कि इस ड्रामा में फिट होता है, तो आप उसे फीमेल लीड का रोल दे सकते हो। मुझे सेकंड लीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे टैलेंट की वज़ह से पहचानें।"
ये सुनते ही प्रोड्यूसर और राइटर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पर एक दूसरी लड़की को लेके आना चाह रहे थे, जो कि इस रोल के लिए एक्शन में फिट थी। जीजी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो ये ड्रामा कंप्लीट करती है, ड्रामा काफ़ी फेमस हो जाता है और जीजी को बहुत सारे रोल्स ड्रामा मिलने लगते हैं। वो कन्फ्यूजन में थी कि वो किस ड्रामा को चूज़ करे। ली यहाँ पर उसका हेल्प करता है। वो उसे कहती है, ये तो काफ़ी अंडररेटेड लग रहा है। तुमने इसे क्यों चूज़ किया? ली कहता है, तुम इस कहानी के इम्पोर्टेंस को नहीं समझती हो। मेरी बात मानो, इसे चूज़ करो, देखना तुम इसके बाद काफ़ी फ़ेमस होने वाली हो। जिसे ली के बाद ट्रस्ट करके इस ड्रामा में रोल करने के लिए रेडी हो जाती है। वो ऑडिशन देने के लिए गई हुई थी। ली उसके साथ था और वो उसे इनकरेज कर रहा होता है कि वो अच्छा ऑडिशन देगी। लेकिन तभी वहाँ पे जीजी के सिस्टर भी इसी रोल के लिए आए हुए थे और वो कहने लगती है, ली के गर्लफ्रेंड होने का रूमर फैला करके काफ़ी आगे तक पहुँच गई हो। वहाँ पर इस मूवी को ड्रामे को डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर रहता है और साथ ही में वो हीरो गू भी था, जो कि इस कहानी में रोल करने वाला था। वो कहता है, अरे तुम भी यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई हो, चलो अच्छा है। डायरेक्टर को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर ऑडिशन देने की बारी आती है। कहानी जो रोल उन्हें दिया गया था वो डैड से रिलेटेड था। डैड यहाँ पर उस बेटी से प्यार नहीं करता था। ये रोल भी जो उसकी बहन थी उसने ठीक-ठाक ही किया था, लेकिन कुछ ख़ास इमोशंस नहीं दिख रहे थे। बारी जीजी की आती है, उसने तो ज़िंदगी में ये सारे प्रॉब्लम्स को रियल में झेला है। वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग यहाँ पर करती है, सबकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। खुश होकर के डायरेक्टर यहाँ पर जीजी को फर्स्ट फीमेल लीड का रोल दे देता है। उसकी बहन को ये देखते ही जेलस होने लगता है, लेकिन उसे पता था कि डायरेक्टर काफ़ी सही तरीके से काम करते हैं और जो एक्चुअल में इस ड्रामे को डिज़र्व करते हैं, उसे ही ये रोल देने वाला था, तो वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन वो जीजी का इंसल्ट करने का मौका नहीं कुछ छोड़ती है। वो कहती है, कोई बात नहीं, एक ही ड्रामा मिला है तुम्हें, तुम्हें जल्द ही आसमान से नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। ली का इस्तेमाल करके तुम यहाँ तक पहुँची हो। जीजी कहती है, बहन तुम्हारे में तो वो भी टैलेंट नहीं है। चलो फुटो यहाँ से, अब यहाँ पर तुमसे बकवास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। यू नो ना, मैं इस कहानी की फीमेल लीड हूँ और तुम सेकंड फीमेल लीड हो, तो मुझे तुमसे ज़्यादा काम करना है। डायरेक्टर वहाँ पर आता है, वो लोगों को एक-दूसरे से हाय हेलो करने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर कल से वो लोग अपना शूट स्टार्ट करने वाले थे। घू भी यहाँ पर जीजी से अच्छे से बिहेव कर रहा था और कहीं न कहीं वो जीजी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसे पसंद करने लगा था। अगले दिन जीजी का यहाँ पर स्टंट से शूट स्टार्ट होता है। स्टंट करना वो शुरू की थी प्रैक्टिस वगैरह करके। ली को उसकी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन जीजी उसे कहती है कि नहीं पापा, मैं हूँ ना, मैं सब सँभाल लूँगी। लेकिन ली उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस करके यहाँ पर ये स्टंट शो करना चाहता हूँ। लेकिन जीजी यहाँ पर मना कर देती है। उसे उसके फादर का कॉल आता है, वो उसे डाँट लगा रहे थे कि वो अपनी बहन से क्यों ही कम्पीट कर रही है। जीजी उसे कहती है, मैं अपने दम तक यहाँ पहुँची हूँ, मुझे किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबको इक्वल रोल मिलना चाहिए और आप बार-बार मुँह उठा के मुझे फ़ोन मत कर दिया करो डाँटने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। वैसे भी किसी को नहीं पता है कि मैं आपकी बेटी हूँ। ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देती है। आज का वो अपना शूट कंप्लीट करती है। घूस सबके लिए वहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें लेकर के आया हुआ था। वो यहाँ पर जीजी को भी ऑफ़र करता है। वो डायरेक्टर उसे छेड़ने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ पहले भी काम किया है। पहले तो तुम इतनी मेहरबानी क्यों मेंबर पे नहीं करते थे। लगता है कि तुम्हें जीजी को ज़्यादा ही पसंद आ गई है। जीजी इन बातों को ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका काम था बस यहाँ पर अपने काम पर फ़ोकस करना। गो यहाँ पर जीजी को अपने साथ एक ऑक्शन पार्टी में चलने के लिए बोलता है। लियो से कहता है, हाँ कह दो, ये एक पब्लिक इवेंट है और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जीजी उसे ओके कह देती है। वो उसे उस इवेंट में लेकर के गया हुआ था। लियो उसके साथ था। गो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ पसंद आए तो बताना, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। लियो उसे मना करने के लिए कहता है। जीजी से कहती है कि नहीं, मुझे अगर कुछ चीजें लेनी होंगी तो फिर मैं तुमसे क्यों लेने वाली हूँ, मैं खुद भी तो उन्हें कमा सकती हूँ ना, और अपने पैसे से ले सकती हूँ। गो इम्प्रेस हो जाता है कि जीजी गोल्ड डिगर नहीं है, वरना फ्री गिफ्ट किसे नहीं चाहिए होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो लड़की काफी अमीर से दिख रही थी। उसे देखते ही ली थोड़ी देर के लिए वहां से बाहर चले जाता है। यहाँ पर इस तरीके से डायमंड का सेल हो रहा था और वो लड़की बहुत ही महंगे दामों में खरीद लेती है उसे। जीजी ये देख कर के तो समझ जाती है कि वो बहुत ही अमीर है, लेकिन वो है कौन यहाँ पर। तब गो से बताता है कि ये ली की फियांसे है। हमारे सर्कल में सबको पता है कि ये ली की फियांसे है। जीजी समझ जाती है कि वो उसकी फियांसे को यहाँ पर मिलाने के लिए लेकर के आया हुआ था। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तभी वहां पर ली आ रहा था, लेकिन वो उसे मिलते नहीं है।
इधर हम लोग देखते हैं कि उसकी फियांसे को पता चलता है कि आजकल ली की कोई गर्लफ्रेंड बन के बड़ा घूम रही है। तो सोचती है, लगता है कि अब इस बात को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा और जीजी से मिलना पड़ेगा। ली उसकी फियांसे की बातों को सुन रहा होता है। उसे डर था कि कहीं वो जीजी को हर्ट करने के बारे में प्लान ना करे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जीजी को कह रहा होता है कि तुम उसकी फियांसे को तो देख ही लेना। जीजी कहती है, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम यहाँ किसी मोटिव से ही मुझे लेकर के आए हुए हो। वो फ्रैंक होकर के बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम ली के सामने कुछ नहीं हो, भले ही तुम अभी उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। जीजी उसे कहती है, तो तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे उसे छोड़ करके तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए? वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है, देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जीजी उसके कन्फेशन को रिजेक्ट कर देती है। वो अपने करियर पर फोकस थी। वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और ली इन चीज़ों को देख रहा होता है। जीजी जब वहाँ पर आती है तो वो उसे कहता है, तुम ऑक्शन से कहाँ चली गई थी? वो कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ढूँढा पर तुम मुझे मिले नहीं और गो ने मुझे अपने साथ लंच करने का ऑफ़र किया तो मैं चली गई। ये उसे कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? जीजी उसे कहती है, क्या वो सच में तुम्हारी फियांसे है? लियो से कहता है, हाँ, वो मेरी फियांसे है। जीजी चुप हो जाती है। फिर वो उसे एक्सप्लेन करता है कि जैसे तुम्हें पता है कि हम अमीर जो हैं सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों से शादी करते हैं, बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए। तो वो एक्चुअल में सिर्फ़ मेरी बिज़नेस पार्टनर की डॉटर है। मैं और मेरी फियांसे सिर्फ़ अब तक पूरी लाइफ़ में 3 से 4 बार ही मिले होंगे। हमारे बीच कोई इमोशनल बेसिस नहीं है। तो जीजी फिर इसके बाद कोई जवाब नहीं देती है। अगले दिन वापस से वो शूट करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी बहन भी आई हुई थी। सेकंड फीमेल लीड का रोल करने के साथ-साथ वो यहाँ पर जीजी को परेशान करने का भी प्लान कर रही थी। अब भाई जीजी को इतना अच्छा मौका मिला था तो उसे जेलस तो होगा ही ना। यहाँ पर वो शो ऑफ कर रही थी, उसे किसी और ड्रामे में फीमेल लीड का रोल मिल गया है। तो वो डायरेक्टर उसके लिए खुश था कि चलो भाई अच्छी बात है, उसे थोड़ी उससे कुछ पंगा है। लेकिन वो तो जीजी को शो ऑफ कर रही थी। आज यहाँ पर ली भी उसके साथ था और वो उसे सपोर्ट कर रहा था कि वो ये कर सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहन ने पहले ही यहाँ पर जीजी के लिए उस सीन को खराब कर दिया है। जीजी जैसे ही वो सीन यहाँ पर करने के लिए जाती है, तो वो एक्चुअल में बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसके सर में चोट लग जाता है। ये देखते ही डायरेक्टर घबरा जाता है, उसे तो पता ही नहीं था। और यहाँ पर उस समय ली जीजी को प्रोसेस करने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी सोल उसकी बॉडी में चली जाती है। उसकी मॉम यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई थी और उसे होश में आया हुआ देख करके वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन ली को जीजी की फ़िक्र हो रही थी, उसकी बॉडी उसके सोल में है, इट मीन्स कि ये बात सच है कि जीजी भी कहीं न कहीं इंजर्ड होगी, तो वो उसे हॉस्पिटल में ढूँढ रहा होता है। शायद पूरे शहर में एक ही हॉस्पिटल होगा जो जीजी भी यहीं आने वाली थी। उसे ढूँढने के बाद फाइनली उसे जीजी मिलती है, वो ठीक थी, वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं थी। वो दौड़ते हुए उसके कमरे में जाता है और उसे जाकर के हग कर लेता है। उसे देख कर के जीजी भी काफ़ी खुश थी कि फाइनली ली की सोल उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी है। उन दोनों को साथ में देख कर के उसके पेरेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं। डायरेक्टर वगैरह भी यहाँ पर आते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी कि तुम्हें इस तरीके से इंजर्ड हुई तुम। जीजी कहती है, कोई बात नहीं, स्टंट शो है, ये होते रहता है। डायरेक्टर ली से मिल कर के काफ़ी खुश था और वो 110% श्योर हो जाता है कि ली एंड जीजी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। यहाँ पर गू आया था, लेकिन वो जीजी से मिलने के लिए नहीं चाहता है। ली को साथ देकर के उस बेचारे का दिल टूट गया था। वो समझ गया था कि शायद ली सच में जीजी को लेकर के थोड़ा सीरियस है। इसके बाद ली अपने फियांसे से मिलने के लिए जाता है। उसे बिज़नेस की कुछ चीज़ें ऑफ़र करके ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहता है। वो कहती है, क्या सच में तुम जीजी से प्यार करने लगे हो? वो कहता है, हाँ। और उससे मिलने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ़ के दूसरे एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। आज तक मुझे हर एक चीज़ मेरे हाथों पर रखी हुई मिली है, तो मुझे ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया। लेकिन वो लड़की स्ट्रगल करके हर एक चीज़ को पा रही है और मैं उसके साथ खुश हूँ। उसकी फियांसे कोई यहाँ पर तमाशा नहीं करती और चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। सीधी-सादी लड़की थी, प्यार उनके बीच था नहीं, तो फिर चीज़ों को खींचने का कोई फ़ायदा नहीं था। कुछ महीने बाद का सीन हम लोग देखते हैं, जीजी अब कहीं से कहीं ज़्यादा फ़ेमस हो चुकी थी। ली उससे मिलने के लिए आता है और कार में आते ही वो उसे किस करने लगता है। जीजी घबरा जाती है कि कहीं बाहर कोई उन्हें देख ना ले। ली कहता है, शायद तुम भूल रही हो कि हम ऐसे भी रियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। अगर कोई देख भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो उसे अपने साथ एक पार्टी में लेकर के जाता है। बहुत सारे लोग अब भी उन दोनों को देख कर के जेलस फ़ील कर रहे थे और लड़कियों को लग रहा था कि ली के साथ तो वही रहना डिज़र्व करती है। इस तरीके से उसकी फियांसे यहाँ पर निहान को लेकर के आती है। जब निहान जीजी को इंसल्ट करने का कोशिश करती है, तो उसकी फियांसे उसे डाँट देती है और कहती है, जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? फिर वो जीजी को साइड में लेके जाती है बात करने के लिए। वो जीजी से कहती है कि मेरे और ली ने
ली ने मुझसे अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया है। आई थिंक शायद वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन देखो, मुझे पता है कि तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बात बताना चाहती हूँ, अगर तुम किसी पे डिपेंड करोगी, तो जो इंसान वो तुम्हें वो चीज़ें दे सकता है, वो तुमसे छीन भी सकता है। तुम्हें खुद के दम पर अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना होगा। जीजी ये बात अच्छे से जानती थी। ले उसे लेकर के जाता है, वो उसे सामने कहता है, मेरा जो जीजा है वो एक अवार्ड्स ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तुम कहो तो मैं उसमें कोई तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस वगैरह के अवार्ड दिलवा दूँ? जीजी कहती है, मुझे तो लगा था कि अच्छे रोल करने से बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिलती हैं। ली कहता है ऐसा पहले होता था, लेकिन अब यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो अपने हिसाब से इस तरीके से अवार्ड्स वगैरह देते हैं। लेकिन जीजी मना कर देती है और कहती है नहीं, जिस दिन वो एक्शन में इतनी कैपेबल होगी ना कि वो बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड पाने के लायक हो, तो वो ज़रूर ही वो अवार्ड शो में जाकर के अवार्ड लेगी, उसे इस तरीके के काम नहीं चाहिए। ली और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने जीजा को मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, जीजी खुद के दम पे ही उन चीज़ों को पाएगी। वो जीजी को सपोर्ट करता है। तभी वहाँ पर वो नोटिस करती है, उसके डैड के बारे में कुछ न्यूज़ आ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की मौत इतनी आसान नहीं है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ उस समय ज़रूर ही हुआ था, जो कि इस तरीके से उसे अब पता लगाना था। इन चीज़ों को पता लगाने के लिए जीजी अपने कुछ अंकल और अपने कुछ और रिलेटिव वगैरह से मिलती है, जहाँ पर कि वो उसके बारे में पता लगाने का कोशिश कर रही होती है। काफ़ी चीज़ पता लगाने के बाद उसे काफ़ी सारे सीक्रेट्स अपनी मॉम के बारे में पता चलते हैं। वो सोचती है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ पर उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन लोगों ने मेरी मॉम को इतना ज़्यादा परेशान किया और मैं इतनी आसानी से उन्हें कैसे ही जाने दे सकती हूँ। फाइनली यहाँ पर उसे अपनी मॉम का मैन्युस्क्रिप्ट हाथ लगता है। एक्चुअल में उसका ये अंकल और जीजी की मॉम दोनों रिलेशनशिप में हुआ करती थी। लेकिन किसी और रीज़न से उसे उसके डैड से शादी करना पड़ा था और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, जिससे कि अब जीजी सबके सामने रिवील करने का डिसाइड करती है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर उसके डैड को उसकी रीसेंट स्टोरी लिखने की वजह से उन्हें अवार्ड दिया जाने वाला था। वहाँ पर जीजी अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी और ली भी वहाँ पर थोड़ी देर में आने वाला था। जीजी की बहन भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके डैड का ये लास्ट दिन यहाँ पर होने वाला है। जीजी ने पता लगाया था कि जिस बुक के लिए उसके डैड को अवार्ड दिया जा रहा है, एक्चुअल में वो बुक उसकी मॉम ने लिखा था और उसके मरने के बाद उन्होंने उस बुक को अपना नाम दे दिया। जैसे ही यहाँ पर उन्हें अवार्ड देने के लिए बुलाया जा रहा था, वो जा रहे होते हैं, तभी जीजी यहाँ पर आती है और वो कह रही होती है, मेरे पास प्रूफ है कि किताब तुमने नहीं लिखी, ये मेरी मॉम की मैन्युस्क्रिप्ट है। मेरी मॉम के मरने के बाद तुमने उनकी ये बुक, ये मैन्युस्क्रिप्ट चोरी की और अपनी कहानी लिख दी। वो यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जीजी यहाँ पर और भी उसे प्रूफ दिखाती है, तो वो कहने लगते हैं, तुम इस बात को कभी भी सबके सामने नहीं ला पाओगी। और ये भी बात ज़ाहिर-सी बात थी कि जब यहाँ पर जीजी की ही ऐज की उसकी दूसरी बेटी है मिस्टर से, इट मीन्स कि उन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया था। वो यहाँ पर साफ क्लियर कर देती है कि तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया था, इस वज़ह से मेरी मॉम मेंटली अनस्टेबल हुई थी, इस वज़ह से कि नहीं वो एक्ट्रेस थी और वर्क प्रेशर नहीं झेल पाई। जीजी के डैड को नहीं पता था कि ये बातें एक्चुअल में यहाँ पे लाइव हो रही है। सबको पता चल जाता है कि वो एक क्रिमिनल है, पुलिस उन्हें पकड़ के लेकर के जाती है। जीजी का रिवेंज पूरा होता है और वो दोनों यहाँ पर हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।